नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चेष्टा परीक्षा, पीएमएसएसबी, एनएमएमएस यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा, जिसे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइप की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सब में गणित के प्रश्न जाते हैं और इन परीक्षाओं में किन किन टॉपिक्स पर किन किन कंसेप्ट पर प्रश्न आधारित होते हैं वे हम इन वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियो हैं जिन्हें आप देखें और सफलता अर्जित करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, प्रश्न 13वां है। प्रश्न क्रमांक 1 से 12 हम पहले ही आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप उन्हें। तो परीक्षा में जो प्रश्न हैं उनके पूछने का जो तरीका है वह इस बार थोड़ा चेंज हुआ है और जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत इस प्रकार से ही प्रश्न आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिए, सूची 1 के साथ में सूची 2 का हमें मिलान करना है, ठीक है ना। अब सूची 1 में विभिन्न प्रकार के आप देख रहे हैं, यहाँ पर विवरण दिए गए हैं, 2 में उनके आंसर हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे हम कहें कि 4 प्रश्न हैं और उनका हल यहाँ पर हुआ है, तो हमें ये मिलान करना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है 4 इकाई भुजा वाले घन का आयतन। देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है घन, इसकी भुजा की माप दी है 4 इकाई और घन का, है ना। हम जानते हैं कि घन का आयतन ज्ञात करते हैं तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है बराबर, उसे भुजा कहते हैं। यानी लंबाई भी 4 हो गई, चौड़ाई भी 4 हो गई और ऊंचाई भी 4 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हम गुणा 4 में करते हैं, 16, 16 गुणा 4 में किया 64। अब चूंकि आयतन है, आयतन की इकाई होती है घन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 64 घन इकाई हो जाएगा, 64 घन इकाई, ठीक है। अब इकाई मतलब यदि मीटर दिया है तो यह मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर, यानी जो भी इकाई दी जाती है वह इस इकाई स्थान पर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि आयतन का जो मात्रक होता है हमेशा वह क्या होता है? घन इकाई होता है। तो ए का संबंध हो जाएगा 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। ए का संबंध किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि देखिए विकल्प में जब परीक्षा हल करते हैं तो हमें भी ध्यान देना होता है कि विकल्प देख रहे हैं कि ए का संबंध 3 से है, यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पहला और दूसरा विकल्प तो आएगा ही नहीं। अब हमारे सामने 2 विकल्प हैं, है ना। एक और देखते हैं। इस प्रकार से 1 या 2 देखने के बाद में हम आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बी वाला है 4 इकाई भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। घन है और घन हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम जानते हैं कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, है ना। और घन के सारे जो पृष्ठ होते हैं वे होते हैं वर्गाकार होते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। इसी प्रकार से एक जो फलक है लंबाई 4 और चौड़ाई भी 4, क्योंकि यहाँ भुजा की माप दी है 4। अब इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 6 चौके 24 और 24 में 4 गुणा करेंगे तो 24 तो 96। अब चूंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है, क्या होगा? वर्ग इकाई। तो यहाँ पर इकाई कुछ भी हो सकती है, तो वर्ग इकाई है हम देख रहे हैं। तो बी का संबंध किससे है? पहले से है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है 96 वर्ग इकाई, तो यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि बी का संबंध किससे है? पहले से है, तो विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है परीक्षा में कम समय में जो है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है एक चर वाले रेखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है x वर्ग बराबर 4।
कथन 2 में कहा गया है कि x बराबर 2 मान रखते हैं तो x वर्ग बराबर 4 होता है और ये रैखिक समीकरण। अब उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन। देखिए हम देख रहे हैं यहां पर कि x वर्ग बराबर 4 है, यहां पर एक चौरासी है लेकिन ये वर्ग है ना, इन्हें रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण होने के लिए आवश्यक यह है कि जो भी चौरासी है उसकी अधिकतम घातांक 1 होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, अधिकतम घातांक 1 होना चाहिए। और एक चर है, चर तो यहाँ 1 है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि इस चर राशि की अधिकतम घातांक 1 नहीं है, 2 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। कथन 2 में कहा गया है कि यह रैखिक समीकरण है, जबकि रैखिक समीकरण होने के लिए चर राशि घातांक अधिकतम घातांक 1 होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही असत्य हैं, इसलिए विकल्प 2 जो हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 से 20 में 20 क्या है? 4 विकल्प दिए हैं, निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, परिसर, वर्ग चिन्ह। देखिए जो भी वर्ग अंतराल होता है, यहाँ 10 से 20 दिया हुआ है, हम देख रहे हैं इसमें जो पहला है ना, ये सीमा है, ये सीमा कहलाएगी निम्न वर्ग सीमा। क्या कहलाती है? निम्न वर्ग सीमा कहलाती है। और ये कहलाएगी उच्च वर्ग सीमा, जिसे ऊपरी वर्ग सीमा भी कहते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न के अंदर 20 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उच्च वर्ग सीमा यानी ऊपरी वर्ग सीमा। तो विकल्प 2 जो है हमारा सही उत्तर होगा। 16, किसी दुकान पर 50% छूट से अभिप्राय है। अब क्या अभिप्राय है? यहां पर 5 अभिप्राय बताए गए हैं, उसके बाद में आपको दिए गए हैं 4 विकल्प। तो इनमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो पहला अभिप्राय बताया गया है कि सभी वस्तुओं के मूल्य पर 50 रुपए की छूट। ये गलत होगा, क्योंकि यहां दिया है 50%। इसका अर्थ होता है कि 100 रुपए पर 50 रुपए की छूट, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। अगला है, जिन वस्तुओं का अंकित मूल्य 100 रुपया है उन पर 50 रुपए की छूट। तो यहां ऐसा नहीं बोला है, अंकित मूल्य कुछ भी हो सकता है, जो भी अंकित मूल्य है उस पर 50% की छूट दी जाएगी, यानी 100 रुपए पर 50 रुपए की छूट दी जाएगी। ऐसा स्पष्ट नहीं है कि जिन वस्तुओं का अंकित मूल्य 100 रुपया है सिर्फ उन पर छूट दी जाएगी, ये भी गलत होगा। तीसरा, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य का आधा मूल्य, ठीक है ना। देखिए 50% का मतलब होता है 50/100, ठीक है ना। अब 50/100 को आगे हम हल करते हैं तो इसका हल मिलता है हमें 1/2, और 1/2 को हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आधा। क्या बोलते हैं? आधा। और गणित की भाषा में बोलते हैं 1/2, ठीक है ना। ये सही है कि वस्तु कोई सी भी हो, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य का आधा मूल्य है ना, क्योंकि 50% का अर्थ होता है आधा। तो विकल्प सी, अपना जो अभिप्राय सी इसका है, ये सही होगा। फिर अगला अभिप्राय दिया है डी में कि सभी वस्तुएं 50 रुपए की, नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है कि सभी वस्तुएं 50 रुपए की है, ये इसका अभिप्राय। अगला अभिप्राय बताया गया है ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें केवल एक पीस बचा हो आधे मूल्य मिलेगी। इस प्रकार का भी यहां पर कोई वर्णन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा विकल्प 1 जो है बिल्कुल सही होगा, केवल सी, क्योंकि 50% छूट का मतलब ये होता है कि जो भी वस्तुएं हैं उनका जो अंकित मूल्य है, एमआरपी, है ना, उसका आधा। 50% का मतलब होता है आधा, ठीक है ना। तो विकल्प 1 जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? ए 729, बी 1024, सी 91,125, डी 64 और ई 300।
अब यहां पर विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि संख्या 700 जो 29 ये भी पूर्ण घन है, ये भी क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 64 ये भी पूर्ण घन है ना। इसका घनमूल कितना आएगा, 4, 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाता है, 64। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि 4 का घन क्या कितना, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखते हैं कि कितना होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9 है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 700। इसका अर्थ क्या हुआ कि 9 का घन होता है 700। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे, 343 ये भी पूर्ण घन है ना, ये भी क्या है, पूर्ण घन है। अब ये पूर्ण घन किसका है, देखिए 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का घन होता है 43। इसका मतलब ये हुआ है ना कि 7 का घन बराबर हो जाएगा 343 है ना, ये पूर्ण घन है। अब इसके बाद देखते हैं कि 91,125 ये भी पूर्ण घन है। इसका ये 45 का है ना, 45 गुणित 45 गुणित 45, यानी ये 45 का क्या हो गया। हाँ, लेकिन 1024 ये पूर्ण घन संख्या नहीं है ना। तो पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये संख्या दी है इनके सबके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों में समान अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक समूह बनाएंगे। त्रि मतलब 3 अभाज्य गुणनखंडों के समान अभाज्य गुणनखंडों के समूह बनाएंगे, है ना। जो समान अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं त्रिक समूह, ठीक है ना। और यदि सबके त्रिक समूह बन जाते हैं तो पूर्ण घन है, और यदि समान अभाज्य गुणनखंडों के 3 के समूह नहीं बनते हैं, एक गुणनखंड बच गया या 2 बच गए, वो पूर्ण घन नहीं होगा। तो इसके अनुसार हम देख रहे हैं कि ए सी डी ई ये पूर्ण घन संख्याएं हैं, इससे विकल्प 1 जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 18, x वर्ग ऋण 5x ऋण 6 ये गुणनखंड है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है हमें कि 4 में से किसी एक पे राइट निशान लगा दिया और आगे बढ़ गए, है ना। सही उत्तर और अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए हमें इसे हल करना होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो देखते हैं लास्ट में जो अंक होता है क्या होती है, ये क्या होता है, अचर पद होता है। तो इस अचर पद का जो एक्स वर्ग है जिसका कोई गुणांक दिया है ना, तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, अन्यथा जो लास्ट में अचर पद है उसको हम देखते हैं। यह कितना है, 6 दिया है, ध्यान से देखिएगा 6 है, और यह दिया है 5, ठीक। और यहां पर हमें चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ चिन्ह माइनस का है, राव का चिन्ह है। तो अब क्या करना है, हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है ना, ए और बी, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है कि जिनका गुणा यदि किया जाए, है ना, यदि गुणा किया जाए तो कितना आ जाए, 6। ये 2 संख्या लेंगे ए और बी, तो उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, कहना चाहिए। और इन संख्याओं का अंतर, अंतर यानी घटाओ, है ना। क्यों घटाएं, यदि यह ऋण का चिन्ह है तो घटाओ, और यदि धन का चिन्ह है जोड़ क्रिया करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो उनका अंतर कितना आना चाहिए, उनका अंतर आना चाहिए 5, तो है ना। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अचर पद है तीसरा पद, ठीक है, तो यहां पर हमें देखना कि ऐसी 2 संख्या लेनी है कि गुणा करें कितना आ जाए 6, और उनका अंतर कितना आ जाए 5, ठीक है। यदि यह माइनस है तो अंतर ज्ञात करेंगे, यदि यहां प्लस है तो हम क्या करेंगे, उनका जोड़ करेंगे यानी योग ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या है 6 और 1, है ना, 1 6, 6 का 1 गुणा करते हैं क्या आता है, और 6 में से 1 हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब ये हमने ज्ञात कर लिया, इसके बाद अब यहाँ पर हमें कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 6 में से 1 घटाया हमने, 6 माइनस 1 और एक्स लिख दिया -6, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब जब भी कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह आता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, किस बदल जाता है, ऋण है तो धन हो जाएगा और धन है तो ऋण हो जाएगा, ये हो गया ऋण, है ना। अब 6 का गुणा करते हैं एक्स में, क्या होता है ये एक्स, ऋण का हो जाता है धन, एक एक्स यानी हम लिखते हैं एक्स ही, ठीक है। अब दो पद लेंगे हम, ये 2 पद लेंगे और ये लेंगे 2 पद, इन दोनों पदों में हम निकालेंगे कॉमन, कॉमन यानी महत्तम समापवर्तक, जिसे हम सर्वनिष्ठ भी कहते हैं, उभयनिष्ठ भी कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में x जो है ये कॉमन है, x हमने बाहर निकाल लिया। अब x वर्ग में x से हम भाग लगाते हैं, कितना बचेगा, x बचेगा। कैसे, देखिए x वर्ग का मतलब होता है x गुणा x। अब इसमें हमने क्या किया, x का भाग लगाया, है ना, x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना, x, ये हमने लिया x ऋण। इसी प्रकार से x का भाग लगाते हैं हम 6x में, इस प्रकार से 6x में x भाग लाया, x से x कट जाता है और बचता कितना, 6, ये हमने 6 लिया, ये हो गई प्रक्रिया पूर्ण। आगे चलते हैं, धन का चिन्ह लगा हुआ है, धन का चिन्ह लगा देंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, जब भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहां पर हमेशा एक कॉमन होता है ना, तो हमने एक कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन एक निकालते हैं तो यहाँ पर जो भी संख्याएं दी हुई है उसको जस के तस हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए धन का चिन्ह है, हमें मालूम है कि पद हमेशा धन या ऋण के चिन्ह से बनते हैं, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो गया है एक पद और यहाँ से यहाँ तक हो गया दूसरा पद। इन दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 से ऋण 6 दोनों ही पदों में कॉमन है ना, दोनों ही पदों में विद्यमान है। तो क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1 से ऋण 6, है ना, बाहर निकाल लिया, बचा क्या, x धन। ये जो है x वर्ग ऋण 5 x ऋण 6 के ये कहलाते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर, क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो विकल्प 2 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, x ऋण 6 और x धन। जब इस प्रकार के आप प्रश्न हल करना सीख जाएंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आप देख करके भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।